नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार। और इसीलिए हम भी आपके लिए लेकर आए हैं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। नमस्कार, जहां हम बात करने वाले हैं नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत की, आर्थिक विकास की भी यहां आपको दिखने वाली है झलक। खासकर खेल जगत में क्या हो रहा है वो भी आपको बताएंगे, और आप अपनी सेहत को कैसे रख सकते हैं फिट। साथ ही टेक्नोलॉजी की दुनिया से अगर आपको जुड़ना है तो टेक टॉक जरूर देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। चलिए नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे। आज से साल भर देश में चलेगा उत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे स्मरणोत्सव का शुभारंभ। दूसरे दौर के बिहार चुनाव के लिए आज औरंगाबाद और भभुआ में होगी प्रधानमंत्री मोदी की रैली। अमित शाह, नीतीश कुमार समेत महागठबंधन के नेता भी करेंगे धुआंधार प्रचार। कर्नाटक में उग्र हुआ किसान आंदोलन और किसानों की मांग है कि वे 3500 रुपये प्रति टन एमएसपी की उन्होंने की कर्नाटक सरकार से मांग। भारत के साथ ट्रेड डील पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अच्छी चल रही है बातचीत, पीएम मोदी को बताया दोस्त, कहा जल्द करेंगे भारत यात्रा। और शतरंज विश्व कप के तीसरे दौर में पहुंचे भारत के विदित गुजराती, अर्जेंटीना के फॉस्टिनो ओरो को दी मात। प्रणव और प्रनेश की भी अगले दौर में एंट्री। तो आइए नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में देश के कोने कोने में राष्ट्रीय गौरव, देशभक्ति और एकता की भावना को जगाने वाला वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की भावना, मातृभूमि के प्रति प्रेम और राष्ट्रीय एकता का एक जीवंत प्रतीक है। इस राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे हो रहे हैं। देश वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। इस मौके पर डीडी न्यूज भी आपके लिए लेकर आ रहा है वंदे मातरम से जुड़े कुछ अहम तथ्य अपने खास सेगमेंट वंदे मातरम में। पूरे देश के लिए आज का दिन बहुत खास है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पीएम एक स्मारक, डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे हर भारतीय के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताया है। उन्होंने वंदे मातरम को एक प्रेरक आह्वान बताया जिसने पीढ़ियों को प्रेरित किया है और पूरे देश में देशभक्ति की स्थायी भावना को जागृत किया है। इस कार्यक्रम में सार्वजनिक स्थानों पर वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन होगा, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग उत्साहपूर्वक भाग लेंगे। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को की थी। ये पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में उनके उपन्यास आनंद मठ के एक भाग के रूप में प्रकाशित हुआ था। वंदे
आज से 150 साल पहले महान बांग्ला साहित्यकार और राष्ट्रप्रेमी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया वंदे मातरम गीत आजादी के संघर्ष के दिनों में न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया, बल्कि करोड़ों देशवासियों में देशभक्ति के प्राण भी फूंके। वंदे मातरम की रचना ब्रिटिश सत्ता के विरोध और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत एक ऐसी कहानी है जिसने स्वतंत्रता संघर्ष को नए आयाम दिए। इस गीत की रचना की पृष्ठभूमि 1870 के दशक में बंगाल के भीषण अकाल, अंग्रेजी कुशासन और जमींदारों के शोषण से मर रही जनता को जागृत करने के लिए उठे सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। वंदे मातरम प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का एक भाग है। दरअसल गुलामी के दिनों में ब्रिटिश सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए कहा कि भारत में गॉड सेव द क्वीन नामक विदेशी गीत गाया जाएगा। राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे जाने वाले इस औपनिवेशिक गीत को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। गुलामी के प्रतीक ब्रिटिश सरकार के इस फैसले के विरोध में बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना की। दरअसल उस समय भारत में बड़े पैमाने पर सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था और राष्ट्रीय पहचान और विदेशी शासन के प्रति प्रतिरोध की भावना काफी प्रबल हो रही थी। ऐसे में वंदे मातरम गीत ने माँ भारती को शक्ति, समृद्धि और दिव्यता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया और भारत की एकता और आत्मसम्मान की भावना को जागृत करते हुए उसे एक काव्यात्मक स्वरूप दिया। जल्द ही ये गीत राष्ट्र के प्रति भक्ति, समर्पण और अमरता का प्रतीक बन गया और आज भी यह गीत भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता में एकता का प्रतीक है। वंदे मातरम गीत आजादी के हर सिपाही का स्वर बन गया। क्या क्रांतिकारी और क्या अहिंसा के पुजारी, सभी इसका उद्घोष करते थे और समय के साथ संस्कृत के दो शब्द वंदे और मातरम ने पूरे भारत और भारतीय भाषाओं को एकता के सूत्र में बांध दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में विष्णु दिगंबर पुलस्कर वंदे मातरम को हर कांग्रेस अधिवेशन में गाते थे। एक बार तो मोहम्मद अली जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मोहम्मद अली की बातों को नकारते हुए इसे गाया। और जब देश आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को ओंकारनाथ ठाकुर ने वंदे मातरम गीत गाकर आजादी का स्वागत किया। आजादी का प्रतीक और हमारे स्वतंत्रता संघर्ष की निशानी इस राष्ट्रीय गीत का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। प्रख्यात लेखक, कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती ने इसका तमिल में अनुवाद किया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने कन्नड़ भाषा में वंदे मातरम की शानदार प्रस्तुति दी है। स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वस्थ न होने के बावजूद पंडित भीमसेन जोशी ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में खड़े होकर वंदे मातरम गीत गाया। और हमारे सहयोगी संवाददाता गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश, सबसे पहले तो यही बताइए, राष्ट्र की जय चेतना का गान है वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान है वंदे मातरम। स्वतंत्रता आंदोलन की बात हो या फिर आज की बात हो, आज पूरा देश 150 वर्ष मना रहा है वंदे मातरम को लेकर के। किस तरह से पूरे 150 वर्षों की यात्रा वंदे मातरम के साथ इस स्वतंत्र भारत ने पार की है? देखिए संध्या, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर आज़ादी से पहले जब स्वतंत्रता संग्राम में लोग उतर रहे थे तब भी उसके बहुत मायने थे। और वंदे मातरम एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा गीत है जो लोगों में उत्साह, जोश भर देता है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आप कहीं भी चले जाएं, जब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बजता है तो एक अलग माहौल होता है। और अगर हम आज की बात करें तो आज भी बहुत उत्साह के साथ, क्योंकि 150 साल पूरे हो चुके हैं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को, और उसके स्मरण उत्सव को मनाने के
के लिए खास तौर पर संस्कृति मंत्रालय ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है। इस समय मैं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में मौजूद हूँ और यहाँ आज भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। एक तरीके से कहें कि इस स्मरण उत्सव का आज उद्घाटन होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन कई महत्वपूर्ण चीज होनी है। उसके अंदर एक डाक टिकट जारी किया जाना है, एक सिक्का भी जारी किया जाएगा जो वंदे मातरम को याद दिलाएगा कि किस तरह से आज़ादी से पहले इस राष्ट्रीय गीत ने लोगों के अंदर जन जागरण की भावना पैदा की थी, लोगों में उत्साह की भावना पैदा की थी। आज भी राष्ट्रीय गीत जब बजता है तो एक अलग माहौल होता है, देशभक्ति का माहौल होता है, लोगों में कहीं ना कहीं एक ऊर्जा का संचार होता हुआ दिखाई देता है। और आज विशेष कार्यक्रम यहाँ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। इसके अंदर तमाम कलाकार यहाँ पर पहुँचेंगे और वो अपने अपने तरीके से वंदे मातरम की प्रस्तुति देंगे और ये पूरा जो इंडोर स्टेडियम है पूरी तरह से लोगों से अभी से भरना शुरू हो गया है और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर इस कार्यक्रम को उद्घाटन करेंगे और पूरे साल भर ये देश भर के अंदर इस तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और आज भी अगर बात की जाए तो करीब 9:50 के आसपास देश भर के अंदर वंदे मातरम का गान होना है और देश भर के अंदर लोग राष्ट्रीय गीत को गाएंगे। अगर राजस्थान की बात की जाए तो वहाँ भी सवाई माधो सिंह स्टेडियम के अंदर 50,000 लोग एक साथ कहीं ना कहीं वंदे मातरम की प्रस्तुति देने वाले हैं। इसी तरह से देश भर के अलग अलग हिस्सों के अंदर आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अलग अलग तहसील के अंदर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो चाहे दिल्ली विधानसभा हो, वहां करीब 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी तरह चाहे राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी हो, वहां करीबन 3:30 बजे दिल्ली के अंदर आयोजन किया गया है, जहां पर हजारों की संख्या में एनसीसी कैडेट दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद के साथ कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तो अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगह पर जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और सबसे भव्य कार्यक्रम की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में अब से कुछ देर बाद होगा, जहां अलग अलग कलाकार वंदे मातरम की प्रस्तुति देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। जिस तरह से हर घर तिरंगा की अगर बात की जाए तो लोगों ने पूरे देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली, हर घर के अंदर तिरंगा देखने को मिला। तो अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की बारी है। अब आप देश भर में देखेंगे पूरे साल भर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें वंदे मातरम की प्रस्तुति होगी। गिरीश, आपका जिक्र कर रहे हैं कि 1 साल तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और वंदे मातरम सिर्फ महज 2 शब्द नहीं है, ये भाषाई संस्कृति में जो हमारी विविधता है उसको एकता के सूत्र में बांधता है। तो जो 1 साल तक ये स्मरण उत्सव मनाया जाना है, ये किस तरीके से मनाया जाएगा और कैसे जो वंदे मातरम की जागरूकता है और उसकी प्रासंगिकता है उसको हमेशा जीवंत रखना, ये कहीं ना कहीं एक उद्देश्य होगा? जी बिल्कुल भावना, आपने ठीक कहा, क्योंकि वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है वो विविधता में एकता यानी कि एकता के सूत्र में हम सब भारतीयों को पिरोता है और उसकी झलक जो है आज़ादी से पहले भी देखने को मिली। और देखिए 150 वर्ष इस राष्ट्रीय गीत को हो गए हैं और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और साल भर, आज के बाद से साल भर इसको 150 वर्ष के स्मरण उत्सव को मनाया जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कॉलेजों में, स्कूलों में, तहसील स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिस तरह से हर घर तिरंगा को देखने को मिला, उसी तरह से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की जो प्रस्तुतियां हैं देश भर में देखने को मिलेंगी, जो अपने आप में देशभक्ति से तो ओतप्रोत करेंगे ही, साथ में जो आने वाली पीढ़ी है, युवाओं को भी कहीं ना कहीं याद दिलाएंगी कि किस तरह से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की भूमिका पहले रही और आज है और आने वाले समय में भी रहेगी। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ऐतिहासिक आज का दिन होने वाला है और आज के दिन के बाद से साल भर ये कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाएंगे देश भर के अंदर। बिल्कुल, सभी को इंतजार है अब वो कार्यक्रम शुरू होने का, जब प्रधानमंत्री भी वहां उपस्थित रहेंगे और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और हम सभी उसके साक्षी भी बनेंगे। तमाम जानकारियों के साथ गिरीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नया सवेरा में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। MDH केसर का हो बहाना।
कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दूं? आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो DAP। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो DAP, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में टर्म लाइफ इंश्योरेंस से GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे टर्म लाइफ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की भी, क्योंकि पहले दौर का मतदान कल बम्पर वोटिंग हुई है और शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। पहले दौर में रिकॉर्ड 64.66% वोट डाले गए हैं और इसी के साथ 1314 प्रत्याशियों की सियासी किस्मत EVM मशीनों में कैद हो गई है। अब 14 नवंबर को मतगणना होगी। पहले दौर में चुनौती पेश कर रहे प्रमुख उम्मीदवारों में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ नीतीश मंत्रिमंडल के 16 मंत्री और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। अब दूसरे चरण का जो प्रचार प्रसार है वो भी अब तेजी पकड़ चुका है और बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए दिग्गजों का प्रचार आज भी जारी रहने वाला है। संध्या, बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि पहले चरण में जो मतदान हुआ है उसको लेकर के उससे पहले किस तरह से रणनीति बनाई गई थी और उस अब दूसरे चरण को लेकर के लगातार जो दिग्गज हैं वो चुनाव मैदान में हैं। प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज बिहार में 2 स्थानों पर चुनावी रैली करने वाले हैं। प्रधानमंत्री दोपहर 1:30 बजे के बाद औरंगाबाद में जनसभा करेंगे और जिले की गोह, ओबरा, नवीनगर, कुटुंबा, रफीगंज और औरंगाबाद विधानसभा सीट पर एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। इसके बाद लगभग 3:30 बजे भभुआ में उनकी जनसभा होगी। वहां प्रधानमंत्री मोदी कैमूर जिले की भभुआ विधानसभा सीट के एनडीए उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। इसके अलावा भाजपा के स्टार प्रचारक और गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में कई रैलियां करने वाले हैं। साथ साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। अमित शाह जमुई, झाझा और चकाई में विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में मतदाताओं से वोट देने की अपील करेंगे। दोपहर करीब 1:30 बजे उनका कार्यक्रम भागलपुर जिले के पिरपैंती, कहलगांव, बीरपुर और गोपालपुर में है, जहां वो एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। शाम को अमित शाह पूर्णिया पहुंचेंगे, जहां वो रोड शो करेंगे। अमित शाह के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गृह मंत्री आज पटना स्थित भाजपा कार्यालय में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। और बिहार के पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान होने के बाद दूसरे चरण के लिए दिग्गजों का प्रचार आज भी जारी रहने वाला है। महागठबंधन के तमाम बड़े नेता आज चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट बिहार के कटिहार जिले में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, तो वहीं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता महागठबंधन में एकजुटता का संदेश देने के लिए पार्टी के समर्थन में चुनावी प्रचार और रैलियों को संबोधित करेंगे। बिहार में अब दूसरे चरण के चुनाव के लिए नेताओं ने कमर कस ली है।
11 तारीख को 122 सीट पर होने वाले चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली समेत देश भर के नेताओं ने डेरा डाल रखा है। आइए देखते हैं कि कैसे एनडीए और महागठबंधन में बयानों के तीर चल रहे हैं। इस बात को कोई नकार नहीं सकता है कि बिहार, आगे बढ़ता हुआ बिहार और विकसित भारत की ओर बढ़ता हुआ बिहार यदि किसी ने बनाने का काम किया है तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही। 14 तारीख को सुबह 8 बजे मतगणना होगी। 11 बजते लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो। याद रखिए, ये महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी के रूप में झूठ का पुलंदा लेकर के झूठे वायदे करने के लिए आपके बीच आया है, और हम लोग तो मोदी जी के नेतृत्व में जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। भगवान राम के लिए भी ये हमारे कांग्रेस और कांग्रेस के साथ वाले लोग जीवन भर प्रमाण पूछते रहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहां पैदा हुए राम, किसने देखे, कौन प्रमाण देगा। अब आप बताओ, भगवान राम और कृष्ण की धरती पर भी अयोध्या में भगवान राम पैदा हो, कितना दुर्भाग्य कांग्रेस के लोगों का, वो वहां प्रमाण मांग रहे थे। तेजस्वी यादव ने क्या बोला कि हमारा सरकार आने से हम वक्फ कानून को दोबारा लेके आऊंगा। अरे तेजस्वी, तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। महागठबंधन की सरकार किसी एक जात की सरकार नहीं होगी, किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, महागठबंधन की सरकार अति पिछड़ों की होगी, पिछड़ों की होगी, महादलितों की होगी, दलितों की होगी, अल्पसंख्यकों की होगी, गरीब जनरल कास्ट की होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इस देश के निर्माण में अपनी भागीदारी, अपना अस्तित्व समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि इस देश को बनाने वाले आप हैं, आपके पूर्वज हैं। सब लोगों को मिलकर नंबर 1 बिहार बनाना है, नया बिहार बनाना है, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, भ्रष्टाचार, अपराध मुक्त सरकार हो। सभी लोगों को अपना अपना मत देना चाहिए और एक वोट का महत्व है। तो बिहार में जाति है कि जाति नहीं, लेकिन जातिवाद समीकरण के साथ साथ विकास और भविष्य के 5 वर्षों का रोड मैप भी जनता के सामने है, मतदाताओं के सामने है, और यही वजह है कि अब दूसरे चरण के चुनाव प्रचार जो है वो जोर शोर से चल रहे हैं। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी देश को लूटना चाहते हैं, इसीलिए वो हर चीज में चोरी का आरोप लगाते हैं। जिंदगी देश की संपदा को चोरी करते करते बीत गई, लूटते लूटते बीत गए। कभी कहते हैं राफेल में चोरी हुई, कभी कहते हैं वोट चोरी हुई, कभी कहते हैं कि साहब जो अडानी ने चोरी कर ली, कभी कहते हैं अंबानी ने चोरी कर ली, कभी कहते हैं संसद खराब है। तो बेसिकली इनका जो विश्वास है वो भारतीय लोकतंत्र, भारत के संविधान में नहीं है, भारत की संसद में नहीं है, भारत की सर्वोच्च अदालत में नहीं है, सनातन में नहीं है। ये सनातन विरोधी लोग हैं। और इस समय हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ गए हैं। ग्राउंड जीरो से शैलेंद्र मिश्र सीतामढ़ी से जुड़ रहे हैं, वहीं अमरेंद्र गुप्ता औरंगाबाद से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शैलेंद्र के पास चलेंगे। शैलेंद्र, कल का जो मतदान रहा वो बम्पर वोटिंग के साथ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। अब कमर कसी जा चुकी है दूसरे चरण के चुनाव के लिए, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले चरण के चुनाव प्रचार से दूसरे चरण का चुनाव प्रचार में क्या दोनों जो पक्ष हैं, एनडीए और महागठबंधन, उनकी रणनीतियों में फर्क आएगा? देखिए, चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ता है और पहला चरण अब खत्म हो चुका है। कल हमने देखा कि बिहार ने एक इतिहास रचा है, और मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं ये समाचार पत्र दिखाना चाहूँगा। देखिए, लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और बम्पर वोटिंग की जो एक रिकॉर्ड बना है मतदाताओं ने बनाया है बिहार के, उसकी ये तस्वीरें हैं।
इसकी चर्चा हो रही है, न केवल बिहार में, न केवल बिहार के अलग अलग जिलों में, बल्कि देश भर में कि बिहार में इतना शानदार मतदान प्रतिशत के निहितार्थ क्या है। राजनेता अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं, हर कोई उसे अपने पक्ष में बता रहा है। क्या ये जो आर्थिक सशक्तिकरण का अभियान चलाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में और नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में, उसका परिणाम है, या फिर जो वादे और दावे किए गए हैं कि उनकी सरकार आएगी तो क्या कुछ किया जाएगा, इन सब पर चर्चा हो रही है। मतदाता सूची में शुद्धता के बाद, यानी SIR के बाद हम जानते हैं कि ये मतदान संपन्न हुआ है पहले चरण का। अब दूसरे चरण में हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से काफ़ी तेजी है, तमाम नेता दूसरे चरण पर फोकस कर रहे हैं। जब से पहले चरण में मतदान के पहले जब प्रचार का तारीख खत्म होती है, प्रचार का समय खत्म होता है, उसके बाद से दूसरे चरण पर खूब फोकस देखने को मिल रहा है। आज भी धुआंधार चुनावी जनसभाएं हैं, आक्रामकता हम थोड़ी ज़्यादा देख रहे हैं पहले चरण के चुनाव प्रचार के मुकाबले, चाहे NDA के नेता हो या फिर महागठबंधन के नेता हो। उन्हें लगता है कि जनता को याद दिलाने का मौका है कि विपक्षी दलों ने क्या कुछ गलती की है या विपक्षी दल क्या कर रहे हैं, और अपने वादों को याद दिलाने का एक तरह से मौका है। हम देख रहे हैं कि बीजेपी बहुत जोर शोर से बता रही है कि देखिए, आप इस बात को याद रखिए कि जो सुनहरा बिहार बन रहा है, जो बिहार प्रगति के रास्ते पर आगे गया है, जो बिहार जहां पर अब चमचमाती सड़कें हैं, घर घर बिजली है, सुख शांति है, कानून व्यवस्था बेहतर है, उस बिहार को 20-25 साल पहले 2005 के पहले वाले बिहार में नहीं ढकेलना है, जहां पर शाम को दुकानें बंद हो जाती थी, जहां पर व्यापारी डर कर रहते थे, जहां जब घर से कोई बच्चा निकलता था तो फिर उसकी माता चिंतित हो जाती थी कि वो शाम को सुकून से घर पे वापस आएगा या नहीं आएगा, जहां पर उद्योग के नाम पर अपहरण उद्योग की चर्चा थी। तो ये बहुत आक्रामक प्रचार NDA के नेताओं की तरफ से और कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं देख रहा हूँ कि घर घर जाकर कहा जा रहा है, चौक चौराहों पर NDA के नेता, BJP, JDU के नेता इस बात को बता रहे हैं। तो वहीं महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव और उनके समर्थक कह रहे हैं कि वो आएंगे सत्ता में तो नौकरियां दे देंगे, महिलाओं को सीधे पैसा खातों में देंगे और पढ़ाई दवाई इन सब पर ध्यान होगा। तो वो भी आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए। तो आक्रामकता बढ़ी है हम दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिहाज से अगर देखें तो। बिल्कुल, आक्रामकता भी बढ़ी है और इसके साथ साथ विकास भी बताया जा रहा है। साथ ही अगले 5 वर्षों में किस तरह से काम होगा वो रोड मैप भी दिखाया जा रहा है। औरंगाबाद से हमारे सहयोगी संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, दूसरे चरण का अब मतदान होना है 11 तारीख को, और उससे पहले लगातार हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार प्रसार जो है वो अब जोर पकड़ता जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन ही शेष हैं जब ये प्रचार भी थमने वाला है। ऐसे में अगर हम बात करें दूसरे चरण के मतदान की, तो वो कौन कौन सी हॉट सीट रहेंगी जहां पर इस बार दूसरे चरण में किस्मत दांव पर होगी उम्मीदवारों की, और महागठबंधन की बात की जाए या NDA की बात की जाए, पूरी ताकत झोंकी जा रही है। संध्या, देखिए, बिहार की 243 सीटों में से 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान समाप्त हो गया है। दूसरे चरण का मतदान जो है 11 तारीख को है, जिसमें 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होना है। और मैं बता दूं कि जो कैंडिडेट की संख्या है इस बार थोड़ी सी कम है, 1302 कैंडिडेट इस बार तो चुनावी ताल ठोक रहे हैं, जबकि पहले चरण में 1314 कैंडिडेट थे। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, कल पूरे दिन मैं लगातार ग्राउंड पे मौजूद रहा और जिस तरह से मतदान को लेकर उत्साह था, और मुझे कई बार आपने और भावना ने सवाल किया कि अमरेंद्र ग्राउंड पे क्या देख रहे हैं। मैंने 3 बजे तक आपको बताया था कि ये चुनाव, ये मतदान कहीं ना कहीं एक नजीर प्रस्तुत कर रहा है और बिहार में एक बदलाव की कहानी, जिस तरह से प्रगति हुई है उस कहानी को आगे ले जाने की पटकथा रख रहा है। इसमें मैं आज एक डेटा आपको सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देखिए, 2010 का चुनाव देखें, 2015 का देखें और 2020 का देखें, और इस बार 2025 का देखा। संध्या, 3 डेटा एक नई कहानी बताता है। देखिए, 2010 में, मतलब पिछले 3 चुनाव को देखें तो महिलाओं ने लगभग कमोवेश यही स्थिति है कि बड़ी संख्या में मतदान किया है, लेकिन उसका क्या रिजल्ट आया ये मैं आपको बताना चाहता हूं। 2010 के चुनाव को अगर आप देखेंगी तो पुरुषों ने 52.12% मतदान किया है, जबकि महिलाओं का आंकड़ा संध्या 54.49, यानी कि लगभग 55% महिलाओं ने किया और 51% पुरुषों ने। अब 2015 का डेटा देखिए, 53.32% पुरुषों का था और महिलाओं का आंकड़ा उछल के 60.54
48, यानी कि 60.5% के आसपास महिलाओं ने किया। और 2020 का एक अहम डेटा जिसमें पुरुषों की संख्या 54.4% था और महिलाओं का आंकड़ा जहां 59.6%, यानी कि 3 चुनाव आपने देखा कि महिलाएं लगभग 5 से 7% ज्यादा वोट किया है। अब मैं आपको गणित बताता हूं सीटों का। 2020 की अगर 119 सीटों पर देखें आप, जिस पर महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट किया, उसमें एनडीए को 72 सीटें मिली हैं। गौर करने वाला आंकड़ा है संध्या, 119 सीटें जहां 2020 में महिलाओं ने ज्यादा वोट किया, एनडीए को 72 सीटें मिली, जबकि महागठबंधन मात्र 42 सीटों पर रहा। और इसी के उलट 124 सीटों पर जहां पुरुषों ने सबसे ज्यादा वोट किया, वहां एनडीए को 53 सीटें मिली और महागठबंधन को 68। तो ये नई कहानी क्या कहानी प्रस्तुत कर रहा है, इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। यानी कि 3 साल के आंकड़े, जहां पर महिलाओं ने बम्पर वोट किया, वहां पर एनडीए को लगभग आधे के आसपास सीटें मिली है, और जहां पर पुरुषों ने 124 सीटों पर ज्यादा वोट किया है, वहां पर महागठबंधन मजबूत स्थिति पर है। तो लगभग कमोवेश यही स्थिति इस बार मैं ग्राउंड पर देख पा रहा हूं। पिछले कई दिनों से मैं ग्राउंड में हूं, लगातार लोगों के बीच में था, कल भोजपुर में था। और जो इस बार का जो आपने पहला सवाल किया था कि कहां है, तो मैं बता दूं कि जी भावना, जी अमरिंदर, साफ तौर पर दिख रहा है यहाँ पर कि महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की है। अब ये जनादेश में देखना होगा कि किसकी जीत यहाँ पर होती है और बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होता है। हालांकि गणित तो काफी लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब सबकी निगाहें दूसरे चरण के चुनाव पे भी है, जिसके प्रचार ने पकड़ चुकी है, रफ्तार पकड़ चुकी है। तमाम जानकारियों के साथ शैलेंद्र और अमरिंदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। इन याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और भूमि पर कब्जे की मांग की गई है। इससे पहले 1 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उन अर्जियों को खारिज कर दिया था जिनमें हिंदू पक्ष के मुकदमों की स्वीकार्यता को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने माना था कि हिंदू पक्ष के सभी मुकदमे स्वीकार्य हैं। 1 अगस्त के आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये मुकदमे लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 द्वारा वर्जित नहीं है। ये पूरा विवाद मुगल बादशाह औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है। आरोप है कि इस मस्जिद का निर्माण भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर बने मंदिर को तोड़कर किया गया था। इस विवाद में मंदिर की जमीन पर स्वामित्व, पूजा का अधिकार और स्थल की पुरातात्विक जांच जैसे मुद्दे शामिल हैं, जिनमें दोनों पक्ष अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। रुक करते कर्नाटक का, यहाँ गन्ना किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। बेलगावी जिले में किसानों का विरोध प्रदर्शन अब उग्र रूप ले चुका है। मुडलागी के पास गुरुलापुर क्रॉस में हजारों की संख्या में किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। किसानों की मांग है कि गन्ने का भाव 3,500 रुपए प्रति टन तय किया जाए। किसान संगठनों का कहना है कि जब तक सिद्धारमैया सरकार उचित मूल्य तय नहीं करती, किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। वहीं इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज बेंगलुरु में किसान नेताओं के साथ बैठक करेंगे। तो वहीं किसान संघ के राज्य अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो यह आंदोलन राज्यव्यापी रूप ले लेगा और राष्ट्रीय राजमार्गों को भी बंद किया जाएगा। वहीं कन्नड़ समर्थक संगठनों ने बेलगावी बंद का भी आह्वान किया है। आपको बता दें कि इससे पहले कल राज्य के चीनी उद्योग मंत्री शिवानंद पाटिल ने गुरुलापुर जाकर धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात की। बातचीत के दौरान उन्होंने किसानों से 2 दिन का समय मांगा है और आश्वासन दिया है कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों से चर्चा कर किसानों के हित में निर्णय लिया जाएगा। अब सभी की निगाहें मुख्यमंत्री के साथ होने वाली इस बैठक पर टिकी हुई है, क्योंकि यही तय करेगा कि क्या किसानों का ये आंदोलन शांत होगा या फिर और भी उग्र रूप ले लेगा। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु मार्गों पर चलेंगी।
ये यात्रा समय में कमी लाएंगी और इनसे क्षेत्रीय गतिशीलता बढ़ेगी और कई राज्यों में पर्यटन के साथ साथ व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस इस रूट पर सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और वर्तमान में चल रही विशेष ट्रेनों की तुलना में लगभग 2 घंटे 40 मिनट की बचत भी करेगी। ये ट्रेन वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो को जोड़ेगी। लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग 7 घंटे 45 मिनट में यात्रा पूरी करेगी, जिससे यात्रा समय में लगभग 1 घंटे की बचत होगी। इससे लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर के यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा। फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत इस रूट पर सबसे तेज चलने वाली ट्रेन होगी, जो अपनी यात्रा मात्र 6 घंटे 40 मिनट में पूरी कर लेगी। ये दिल्ली और पंजाब के फिरोजपुर, भटिंडा और पटियाला जैसे प्रमुख शहरों के बीच संपर्क को मजबूत करेगी। कल शुरू होने वाली नई वंदे भारत ट्रेनों में दक्षिण भारत के एर्नाकुलम, बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। ये प्रमुख IT और वाणिज्यिक केंद्रों को जोड़ेगी और यात्रा समय में 2 घंटे से ज्यादा की कमी लाएगी। ये रूट केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच आर्थिक कार्यकलापों और पर्यटन को बढ़ावा देगा, जिससे क्षेत्रीय विकास और सहयोग में सहायता मिलेगी। और नया सवेरा में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आइए अब बात कर लेते हैं समाचार पत्रों में प्रकाशित मुख्य और दिलचस्प खबरों की प्रेस रिपोर्ट में। पहली खबर नवभारत टाइम्स से आ रही है और दिल्ली से जुड़ी एक खबर है। 41 गोल चक्रों पर दिखने वाली है भारत की झलक। तो आइए आप दिल्ली घूमिए, भारत घूमिए और देखिए और आनंद लीजिए, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर अब सफर के दौरान पूरे भारत की झलक दिखने वाली है। और दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने अपने गोल चक्रों पर राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विविधता के प्रतीक के रूप में एक अनोखी पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत राजधानी के 41 प्रमुख गोल चक्रों को भारत के अलग अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की मशहूर इमारतों और सशस्त्र सैनिक बलों की थीम पर विकसित किया जाएगा। और वहीं अगली खबर है भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम से जुड़ी हुई। जी हां, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर गरजेंगे भारत के राफेल, तेजस, मिराज और सुखोई। उड़ेगा बांग्लादेश और पाकिस्तान के षड्यंत्र का गर्दा। हरिभूमि अखबार ने इसे हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया है और बताया है कि ध्वज फॉर्मेशन के बाद स्वदेशी फाइटर जेट की पहली ये उड़ान होगी। फ्लाई पास्ट में 75 लड़ाकू विमान हिस्सा लेने वाले हैं और एयरबेस में गुवाहाटी, तेजपुर, हासीमारा और बागडोगरा शामिल रहेंगे, जहां से फाइटर जेट, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाले हैं। और आइए अब बात कर लेते हैं चिकित्सा में हो रहे नवाचार की। आज कैंसर जागरूकता दिवस है। कैंसर देश की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है और इसमें जो दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है वो है सर्विकल कैंसर। लेकिन कैंसर में तमाम नई तकनीकें आ रही हैं, जिससे कैंसर की रोकथाम और कैंसर को हराना अब आसान हो गया है, क्योंकि कैंसर से अगर जो पीड़ित है उनके सर्वाइवल रेट्स में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 1.25 लाख महिलाएं प्रभावित होती है सर्वाइकल कैंसर से और 70,000 से ज्यादा की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जागरूकता की कमी है, इस वजह से पहचान होने में देरी हो जाती है। अब इसके चलते
नई नई चीज़ें, किफ़ायती किट जो है वो आ रही है। इम्यूनोथेरेपी की बात हो रही है जिससे कैंसर को हराना अब आसान हो जाएगा। साथ ही कैंसर सर्वाइवर्स की जो कहानियां हैं वो लोगों तक पहुंचे और उनको प्रेरित करें, इसके लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अगली खबर है भालुओं से जुड़ी हुई। देखिए, जलवायु परिवर्तन किस तरह से भालुओं को भी प्रभावित कर रहा है, उन्हें आक्रामक बना रहा है। ये खबर आज अखबार में प्रकाशित की गई है। बर्फबारी की कमी से भालुओं की नींद उड़ी है और वो हिंसक होते जा रहे हैं। मौसम में बदलाव के कारण शीत निद्रा में नहीं जा पाने से ये आक्रामक हो गए हैं। प्राकृतिक आपदाओं के चलते क्षतिग्रस्त गुफाओं ने ये संकट बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि 140 हमले इस साल लोगों व पालतू जानवरों पर कर चुके हैं भालू, और इसमें 8 लोगों की जान जा चुकी है। भालुओं ने पिछले 2.5 माह में, ये जो आंकड़े हैं ये भी चौंका रहे हैं कि पिछले 2.5 माह में 70 हमले किए हैं। और इसके अलावा आपको बताएं कि पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक भारतीय वन्यजीव संस्थान का क्या कुछ कहना है। वो कह रहे हैं कि बर्फबारी में कमी भालुओं के शीत निद्रा में नहीं जाने के कारण हो रही है, और इससे भी बड़ा कारण है कि उन्हें जंगलों के बाहर खाना आसानी से उपलब्ध हो रहा है, जिससे उनका व्यवहार बदल रहा है और वो शीत निद्रा में नहीं जा पा रहे हैं। तो अगर आज के समाचार पत्रों की बात करें तो ये वो कुछ प्रमुख खबरें हैं जो अखबारों के अलग अलग पन्नों में आज प्रकाशित की गई हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि अपनी नाकामियों के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। अगर मैं नाकाम नहीं होता तो इतना सब कुछ कैसे सीख पाता। ये विचार किनके हैं? ये विचार हैं के समर्थक के महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनका आज जन्मदिन है। रमन प्रभाव देने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता और आविष्कारक सीवी रमन की रगों में विज्ञान दौड़ता था। भारत रत्न सीवी रमन मात्र एक वैज्ञानिक नहीं बल्कि विज्ञान जगत के प्रकाश थे। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। बचपन से ही सीवी रमन बहुत प्रतिभाशाली थे। गणित व भौतिकी का माहौल इन्हें घर ने ही प्रदान किया था। इनके पिता चंद्रशेखर अय्यर गणित के भौतिकी लेक्चरर थे। उन्हीं से सीवी रमन में विज्ञान के प्रति लगाव पैदा हुआ और यह लगाव अंतिम सांस तक कायम रहा। सीवी रमन ने समुद्र के नीले रंग पर शोध कार्य किया, जिसमें आसमान और समुद्र के अध्ययन में पता चला कि समुद्र भी सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, जिससे समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई पड़ता है। इस खोज में सीवी रमन जिस नतीजे पर पहुंचे उसे रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इसी शोध के लिए खोजी प्रवृत्ति के धनी सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। इसके साथ ही चंद्रशेखर वेंकट रमन को फ्रैंकलिन मेडल, लेनिन शांति पुरस्कार भी मिला। प्रकाश के व्यवहार पर आधारित शोध पत्र के आधार पर रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। वहीं भारत सरकार ने 1954 में सीवी रमन को देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा था। 1986 में भारत सरकार ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। प्रतिभाशाली सीवी रमन ने 11 साल की आयु में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। 13 साल में इंटर और 16 साल की आयु में उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की। विज्ञान सीवी रमन की रगों में दौड़ता था। यही कारण है कि उनका अधिकतर समय लैब में बीतने लगा। भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन को गोल्ड मेडल से नवाजा गया था। मद्रास विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री के बाद कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में शोध कार्य शुरू किया और उसके बाद उन्होंने विज्ञान की दुनिया में अनेक खोज की। इतिहास गवाह है कि सीवी रमन के रमन प्रभाव ने वैश्विक स्तर पर इतना उम्दा प्रभाव छोड़ा कि वे हमेशा के लिए महान वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हो गए। चंद्रशेखर वेंकट रमन कहते थे कि हमेशा सही सवाल पूछो, फिर देखना प्रकृति अपने सभी रहस्यों के द्वार खोल देगी। सीवी रमन के जीवन से सीख हासिल कर रमन परंपरा को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए आगे बढ़ते हुए नई नई तकनीक से जुड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं टेक टॉक में। तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक एक ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का विकास कर रहे हैं जो रेटिना की तस्वीरों का विश्लेषण करके हृदय और गुर्दे से जुड़ी क्रॉनिक बीमारियों का अधिक सटीक रूप से पता लगा सकेगा। ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में चल रहे इस शोध परियोजना का उद्देश्य एक फाउंडेशनल एआई मॉडल तैयार करना है जो रेटिना की छवियों के माध्यम से कई तरह की सिस्टमैटिक बीमारियों की पहचान कर सके।
शोध दल उन्नत एआई तकनीक की मदद से सैकड़ों हजारों लोगों की स्वास्थ्य डेटा से जुड़ी रेटिना छवियां का विश्लेषण करेगा ताकि नॉन इन्वेसिव और अधिक सटीक स्क्रीनिंग उपकरण विकसित किए जा सके और ये समय रहते रोग की पहचान, उपचार और रोकथाम में मदद कर सके। ये मॉडल एक साथ कई बीमारियों की पहचान करने में सक्षम होगा जो अब तक के सिंगल डिजीज यानी कि एक रोग पर केंद्रित तरीकों से कहीं अधिक और व्यापक होगा। रेटिनल इमेजिंग के जरिए बीमारियों की शुरुआत में ही उसे पहचानना आसान होगा और इससे हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था उपचार पर नहीं बल्कि रोकथाम पर केंद्रित हो सकेगी। और आइए अब देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की ओर से सूडान की स्थिति पर 14 नवंबर को आपात बैठक बुलाई गई है। इस दौरान अल फाशिर शहर में हुए नरसंहार और मानवाधिकार उल्लंघनों पर चर्चा की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सीरिया के राष्ट्रपति और उनकी सरकार के कुछ सदस्यों पर लगे प्रतिबंध हटाने के लिए अमेरिकी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 14 सदस्य देशों ने मतदान किया, जबकि चीन ने वोटिंग से परहेज किया है। फिलीपींस में आए शक्तिशाली तूफान कलमागी ने भारी तबाही मचाई है। तूफान के कारण अब तक 114 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 127 लोग लापता हैं। वहीं तूफान से 21 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बोलीविया की पूर्व राष्ट्रपति जेनी नानेस को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 साल से अधिक समय से चल रही प्रिवेंटिव डिटेंशन के बाद अब जेल से रिहा कर दिया गया। कोर्ट ने उनकी 10 साल की सजा रद्द कर दी है। और आइए अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की हमारे खास सेगमेंट बिजनेस ब्रीफ में। उच्च स्तरीय स्पेनिश व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का दौरा किया। पूरा डेलीगेशन दुहाई डिपो के नमो भारत स्टेशन से नमो भारत ट्रेन में सवार हुआ और कॉरिडोर के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरा। एआई गेम्स 2025 19 नवंबर को होगा, जो एआई अलायंस रूस की सहभागिता से आयोजित 10वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इस इवेंट में रूस, चीन, भारत, सर्बिया, ब्राजील, बहरीन, अमेरिका, मलेशिया और अन्य देशों के विशेषज्ञों द्वारा दी जाएगी प्रस्तुतियां। सोने और चांदी की कीमतों में फिर आई तेजी। 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1,20,670 रुपए पर पहुंची। वहीं चांदी की कीमत 2,092 रुपए बढ़कर 1,48,242 रुपए प्रति किलो हुई। और आइए अब आपको खेल की दुनिया में लिए चलते हैं और हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक का रुख करते हैं। गोवा में चल रहे शतरंज विश्व कप में भारतीय ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती का शानदार प्रदर्शन जारी है। विदित ने गुरुवार को तीसरे दौर में जगह बनाने में सफलता हासिल की। इस खिलाड़ी ने 12 साल के अर्जेंटीना के फॉस्टिनो ओरोको के मजबूत डिफेंस को तोड़ दिया। दूसरे रैपिड गेम में विदित ने जीत हासिल की। वहीं प्रणव और प्रणेश भी अपने अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराकर तीसरे दौर में पहुंचने में सफल रहे। न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड ने 3 रन से जीता। सीरीज 1-1 की बराबरी पर आई। तीसरा और निर्णायक मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 8 विकेट से जीता। सीरीज 1-1 की बराबरी पर पहुंची। भारत के स्टार पैरा तीरंदाज शीतल देवी को आगामी एशिया कप 2025 स्टेज 3 एबल बॉडी जूनियर वर्ग के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। ये प्रतियोगिता सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजित की जाएगी। बेलारूस के आर्यन सेबालेंका ने WTA फाइनल्स में कोको गॉफ को हराकर अंतिम 4 में जगह बना ली है। आज सेमीफाइनल में अमेरिका की अमांडा एनिसिमोवा से होगा उनका सामना। और अभिनेत्री काशिका कपूर रियाद में ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव को प्रमोट कर रही हैं। भारत सप्ताह के दौरान जहां भारतीय संस्कृति, कला और विरासत पर खास ध्यान दिया जा रहा है। डीडी न्यूज की मुनमन भट्टाचार्य ने रियाद के सुवैदिक पार्क में उनसे खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं।
हम रियाद में हैं और हमारे साथ हैं कशिका कपूर, इंडियन एक्टर जिन्होंने काफ़ी सारे बॉलीवुड मूवीज़ में एक्टिंग करी है और साउथ इंडियन मूवीज़ में भी एक्टिंग करी है। चलिए उनसे बात करते हैं। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर रियाद में? ओह गॉड, बहुत ज़्यादा अच्छा। इतनी खुशी हो रही है यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए एंड यू नो टू बी इन सऊदी अरेबिया, जहाँ पर यहाँ के लोग इतने वार्म हैं, वेलकमिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ऐसे लग रहा है कि परिवार है यहाँ पे। आपने अभी तक जो यहाँ देखा उसमें क्या आपको सबसे पसंद आया? सब कुछ। द फैक्ट दैट कल्चर इज़ कमिंग टुगेदर, यू नो कल्चर एक साथ आ रहा है और इतनी सारी चीज़ें हैं, यू नो चाहे वो इंडियन खाना हो, चाहे परेड हो जहाँ पर इंडियन कल्चर दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे से दिखाया गया। एंड आई थिंक हमें और ज़रूरत है ऐसे कैंपेन्स की, ऐसे वेंचर्स की जहाँ पर हमारा इंडियन कल्चर दिखाया जाता है और सारे लोग साथ में आ जाते हैं। सीन कैसा है आपका अगर हम एक्टिंग की बात करें? क्या मूवीज़ हैं अभी आपके पास या क्या होने वाली हैं, बॉलीवुड में कहें और साउथ इंडिया सिनेमा में कहें? हाँ जी, तो साउथ इंडिया में काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रही है, बॉलीवुड में टू। आई वुड लव फॉर यू गाइस टू स्टे ट्यून। बहुत कुछ आ रहा है, बस एक्साइटमेंट होल्ड करो एंड जस्ट वेट बिकॉज देयर विल बी समथिंग रियली अमेजिंग कमिंग योर वे। बहुत अच्छे एक्टर्स के साथ काम कर रही हूँ डाउन साउथ, वेरी नोन एक्टर्स और बहुत अच्छी स्टोरीज़ है वहाँ पे, यू नो कंटेंट है वहाँ पे एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स की पार्ट हूँ। सो आई एम रियली हैप्पी। या ये आपका पहला विजिट है सऊदी अरेबिया? हाँ जी, बिल्कुल। अगली बार भी होगा? ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव आना चाहेंगे? यस। कोई मैसेज आपके फैंस के लिए? बस ऐसे ही प्यार देते रहो और खूब सारा प्यार देते रहो। थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइस। थैंक यू सो मच कशिका फॉर स्पीकिंग टू अस। तो ये थे कशिका जो हमसे बात कर रही थी दूरदर्शन न्यूज़ पर। ये ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव की एक तरह फेस हैं, अगर हम भारत की बात करें, उनको प्रमोट कर रही हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, रियाद से दूरदर्शन न्यूज़ के लिए। और अब बात आपकी और हमारी सेहत की, हमारे खास सेगमेंट फिटनेस मंत्र में। शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे, इसके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होनी चाहिए। तो आइए जान लेते हैं उन योगिक क्रियाओं को जिन्हें अपनाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। हमें जीवन में 3S चाहिए होते हैं। क्या होते हैं वो? स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड स्पीड। और अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो महत्वपूर्ण है कि हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारी बड़ी होनी चाहिए, यानी इम्यूनिटी बेहतर हो। अगर हमारी इम्यूनिटी बेहतर है तो हमें वायरसेस, इन्फेक्शंस भी नहीं उतने आसानी से घेर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएं और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। तो स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी के लिए एक बहुत सरल सा अभ्यास, विरेचन गति का अभ्यास। विरेचन गति यथा नाम तथा गुणा, इसका नाम ही है विरेचन यानी शुद्धि। तो जब आपके अंदर बॉडी भी प्योरीफाई होता जाएगा, मेंटल प्योरिफिकेशन भी होगा, तो आप देखेंगे कि आपको रोग कम लगेंगे। पर सर्व रोग मलाश्रय, शरीर के भीतर मल है, शरीर की सफाई अंदर से नहीं हुई है तो हमको मल ठहरता है, जिससे हमें रोग होते हैं। तो विरेचन हमारे शरीर से और मन से, दोनों से मल को निकालने का काम करता है। तो विरेचन गति के लिए हम खड़े होकर के भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं। पहला स्टेप हम आपको बैठ करके दिखा रहे हैं। हाथों को 90 डिग्री पर ले लें, यानी ऐसे नहीं रखना। कुछ लोग ऐसे ऐसे भी गलती कर लेते हैं, वो नहीं। 90 डिग्री पर रखा, सांस भरते हुए हाथ को उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। कैसे करेंगे? ऐसा आप 100 बार का एक राउंड कर लीजिए और 2 राउंड से शुरू कर लीजिए, धीरे धीरे 3 राउंड्स तक आप इसे ले जा सकते हैं। जब 100 बार हो जाए, दोनों हाथों को खोला, 3 बार लंबा गहरा सांस ले लिया। ये है विरेचन गति का पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम अपने दाएं नॉस्ट्रिल यानी राइट स्वर को बंद कर देते हैं और लेफ्ट से विरेचन करते हैं। पेट का संकुचन होगा हर एक्सलेशन में। ऐसा 50 टाइम्स कीजिए। जब 50 बार ऐसा कर लें तो दाएं हाथ की तीसरी उंगली से बाएं स्वर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट से विरेचन करेंगे। जब 50 टाइम्स राइट से कर लें तो 50 टाइम्स हम ऑल्टरनेट करेंगे, यानी लेफ्ट से एक्सेल, राइट से एक्सेल। दोनों एक्सेलेशंस के बीच में छोटा सा इनहेलेशन होगा जिसकी ध्वनि आपको नहीं सुनाई देगी। तो एक बार देखिए कैसे। ऐसा भी 50 बार कर लीजिए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, 3 बार लंबा गहरा सांस लीजिए और फिर आंखों को खोल दीजिए।
तो ये तो हुए विरेचन गति के चारों स्टेप्स जो आपने सीखे हैं, आपको नियमित रूप से इनका अभ्यास करना है। इसके साथ साथ अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करना चाहते हैं तो आप जल की मात्रा को अपनी डाइट में बढ़ाइए, यानी पानी अधिक पीजिए, 20 मिनट्स ऑफ सनलाइट जरूर लीजिए, सात्विक आहार लीजिए, योगी बने, उपयोगी बने। आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं मिजाज मौसम की। जानते हैं आपके शहर का मौसम का हाल ग्राफिक्स के जरिए। न्यूनतम और अधिकतम तापमान। तो चला है आपसे विदा लेने का। और विदा लेंगे हम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर। नया सवेरा में आप देखिए रेत एनिमेशन की अद्भुत प्रस्तुति, जहां कला के जरिए झलकता है राष्ट्र प्रेम का संदेश। आप लीजिए इन खूबसूरत दृश्यों का आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। वंदे